नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे लखनऊ और अयोध्या के बीच के जिले बाराबंकी में, बाराबंकी की रामसनेही घाट तहसील में तहसील परिसर के अंदर एक मस्जिद को 17 मई को जिला प्रशासन ने गिरा दिया। प्रशासन का ये कहना है कि ये मस्जिद अवैध परिसर था और इस पर जो अदालत की जो आदेश था, हाईकोर्ट ने मामला जिस तरह से खारिज किया था, उसके बाद एसडीएम की अदालत से इस मामले में आदेश लिया गया और उसके बाद इसको गिराया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकार हैं, जो इस पक्ष से जुड़े लोग हैं, मस्जिद से जुड़े पक्ष के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये मस्जिद जो है ये गरीब नवाज मस्जिद के नाम से जानी जाती थी और 1959 में ये जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कागजातों में ये मस्जिद के तौर पर दर्ज है, तहसील वाली मस्जिद के तौर पर दर्ज है। और इसके मालिकाना हक को लेकर कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, ये अवैध रूप से नहीं बनी है। और जिस तरह से प्रशासन ने इसको गिराया है वो न सिर्फ एक तरह से जो धार्मिक आज़ादी है उसके खिलाफ है, बल्कि हाईकोर्ट का भी एक आदेश अभी हाल में हुआ था जिसमें कोविड के चलते 31 मई तक किसी भी तरह के सरकारी परिसर में बने किसी भी धार्मिक परिसर को यथास्थिति रखने के बारे में कहा गया था, कोविड की परिस्थिति के चलते। तो एक तरह से जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बहुत संदेह के घेरे में है। लोगों को उसको इस कार्रवाई को लेकर, प्रशासन की कार्रवाई को लेकर लोगों में रोष है। और जिस तरह से जो बाराबंकी जिला है, अयोध्या और फैजाबाद और लखनऊ के बीच का जो इलाका है, ये अवध की जो गंगा जमनी तहजीब है उसका पोषक एक तरह से है। उसको जिंदा रखने में काम जिस जमीन ने किया है वो यही जमीन है। लेकिन इस जमीन पर अब एक प्रशासन की कार्रवाई से एक तरह का तनाव पैदा होता दिख रहा है और मामला अदालतों की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस बातचीत में शामिल हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार, धुआंधार पत्रकार शरद प्रधान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट आईवी सिंह, जो एक अच्छे कानून के जानकार तो हैं ही, लेकिन मानवाधिकारों और गरीबों के प्रति जो उनकी हमदर्दी है, उन्होंने अनेक मामले निःशुल्क लड़े हैं और बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाया है। और इसके साथ साथ वो एक बहुत बेहतरीन लेखक भी है। और मेरे साथ तीसरे साथी हमारे सहयोगी असद रिजवी, जिन्होंने इस मामले में जो जमीनी स्तर पर वहाँ पर जाकर चीज़ों को देखा है, छानबीन की। तो सबसे पहले असद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये मामला है और किस तरह से जो प्रशासन की कार्रवाई है उसको लेकर वहाँ लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये मामला शुरू मार्च के महीने से हुआ था, 15 मार्च से। ये तहसील परिसर में, बाराबंकी के तहसील परिसर में ये जो मस्जिद बनी हुई थी, जिसे तहसील वाली मस्जिद भी कहा जाता था क्योंकि तहसील परिसर में थी, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस दिया था इसकी मैनेजमेंट कमेटी से नोटिस देके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि वो ये बताए कि उसके पास क्या कागजात इसके मालिकाना हक को लेकर, जिसको लेकर मैनेजमेंट कमेटी को एतराज था कि उनकी 100 साल पुरानी मस्जिद को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अधिकार है कि वो उनसे कागज के लिए पूछ रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट गए वो लोग, मस्जिद की कमेटी, जहां पर हाईकोर्ट ने ये कहा क्या, और हाईकोर्ट ने ये आशंका भी दिखाई कि मस्जिद गिराई जा सकती है। तो हाईकोर्ट में कहीं भी मस्जिद गिराने की बात तो प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कही है, सिर्फ बात कागज दिखाने की, तो आप 15 दिन में कागज दिखा दीजिए। मस्जिद पक्ष का ये कि हमने 1 अप्रैल के अंदर इनको सारे कागजात एसडीएम को दिखा दिए, जो भी उनके पास कागजात रहे होंगे, जिसमें उनका कहना है कि तौलीयतनामा था, इसके अलावा वक्फ बोर्ड से मिला हुआ सर्टिफिकेट था। ये वक्फ बोर्ड का सर्टिफिकेट कानूनी तौर पे जारी किया जाता है कि कानून में ये संपत्ति जो है वो दर्ज है। और इसके अलावा
वो क्या कहते हैं, बिजली के उनके 60-70 साल के कागज से बिजली के कनेक्शन थे, ये उन्हीं ने प्रोड्यूस कर दिए वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। जिसके बाद हुआ ये कि 15 तारीख की ये बात थी, और इस नोटिस आने के बाद शहर में एक तनाव का माहौल था। 19 तारीख जुमे का दिन था, शुक्रवार, और शुक्रवार की नमाज के लिए जब लोग वहां पर जाने लगे तो वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि पुलिस ने उनको नमाज पढ़ने जाने से रोका। वहां के लोग बताते हैं कि पुलिस ने उनको बलपूर्वक रोकने की क्या कोशिश करी, जिसके बाद स्थिति हिंसक हो गई थी। हिंसक होने के बाद पथराव हुआ। पथराव होने के बाद जाहिर सी बात है एफआईआर वगैरह लिखी गई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसमें अच्छे खासे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और 150 तकरीबन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। इन लोगों को जो पहली बार में जेल भेजे गए थे, इनको आसानी से पहली बार में ही लोअर कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन जो अज्ञात लोग थे, इनको छुटपुट लोगों को पुलिस लगातार उठाती रही। और यही वहां के लोकल लोग हैं, उनका यही कहना है, जो मुस्लिम समाज के हैं, कि पुलिस ने इतना भय का माहौल बना रखा था वहां पर कि कोई भी आदमी विरोध करने के लिए उस वक्त नहीं निकल पाया, जिस वक्त बुलडोजर चल रहा था। साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि जब शुक्रवार को यानी 19 मार्च को मस्जिद पे रोका गया, तो उसके मस्जिद की तरफ एक दीवार उठा दी गई प्रशासन की तरफ से, ताकि मस्जिद के अंदर क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ है वो बाहर वाला कोई ना देख पाए। चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी गई मस्जिद के। उसके बाद ये मामला खत्म हो गया। अब ये पैंडेमिक आ गया, कोरोना पैंडेमिक आ गया। उसके बाद प्रशासन की जल्दबाजी आई, जिसमें हाईकोर्ट ने भी ये बात कह दी, आईपी सिंह साहब अभी बताएंगे इसके बारे में, कि भाई कोई भी एविक्शन ना हो, कोई भी पोजीशन ना हो, कोई भी डिमोलिशन ना हो 31 मई तक। और ये कोई अर्जेंसी का केस भी नहीं था कि कोई बिल्डिंग गिर रही हो, उसे फौरन गिराना जरूरी है वरना लोग मर जाएंगे, ये है वो है। इसको लेकर अचानक जो था प्रशासन, अभी सोमवार को प्रशासन ने इस मस्जिद को वहां पर जाके ढा दिया, जिसके बाद वहां पर काफी तनाव का माहौल हो गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर पूरी तरीके से लोगों के साथ मीटिंग की, पीस कमेटी की मीटिंग्स कर रही है और पीस की अपील कर रही है, जबकि वहां लोकल लोगों का कहना यह है कि पुलिस ने इतना भय बना दिया है कि तकरीबन 50 परिवार जो है वो इलाका छोड़ के चले गए, और जो प्रबंधन कमेटी है उसके लोग भी वहां पर अवेलेबल नहीं है बोलने के लिए, उनके भी टेलीफोन बंद है। कुछ अलग के लोग हैं जो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, जो मीडिया से बात कर रहे हैं, अलग लोगों से जो लोग जानकारी चाह रहे हैं उनको जानकारी दे रहे हैं। जो प्रबंधन कमेटी है 5-6 लोगों की, वो भी वहां पे अवेलेबल नहीं है, और कुछ लोग पहले वाला झगड़ा जो 19 मार्च को हुआ था उसके लिए जेल में है। तो अब वहां पर स्थिति ये है कि लोगों का सवाल ये है, लोगों की एक मांग ये थी कि अगर आपने मस्जिद वहां पे गिरा दी है तो कम से कम वहां का मलबा ना उठाएं, ताकि अगर कल को जांच हो तो ये चीज सामने आ सके कि भाई ये मिट्टी कहाँ की है, क्या थी, कब के यहाँ ईंटे गुम्मे लगे थे, क्योंकि वो लोग पुराने 1912 के करीब के गुम्मे दिखा रहे हैं कि इसके अंदर उस जमाने की ईंटें लगी हुई थी उस मस्जिद में। पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं कि ये पुरानी पिक्चर्स हैं, जो मस्जिद में लोगों की नमाज पढ़ती हुई, वो पिक्चर देख के लग रहा है कि हाँ 30-40-50 साल पुरानी पिक्चर है। और नई पिक्चर जो दिख रही है उसमें भी साफ दिखाई ये दे रहा है कि मस्जिद बाकायदा तौर पे व्हाइट वॉश हुई हुई है, बिजली का कनेक्शन है और तमाम चीजें वहां पर क्लियर दिखाई दे रही है मस्जिद। इस बीच जो अखबार है गार्जियन, उसने एक तस्वीर पब्लिश की है कि जो वहां का मलबा था उसको भी उठाकर पुलिस ने जो है वो दरिया में डलवा दिया है, और 1 किलोमीटर के परिसर में, मतलब जहाँ पे मस्जिद थी उससे 1 किलोमीटर के परिसर में किसी भी को आने जाने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस ने के आज एक प्रतिनिधिमंडल ने भी ये दावा किया कि हम वहां पे जाना चाहते थे, स्थिति का मुआयना करना चाहते थे, उनको भी रोक दिया गया है। वहीं असद, जो पूरी बात आपने बताई जिस तरह से, बिल्कुल ये दिखता है कि प्रशासन को जल्दबाजी थी, प्रशासन किसी भी तरह से मस्जिद को तोड़ना चाहता था, और जो कुछ लोगों के इस तरह के अंदेशा भी है, कुछ लोगों को जो वहाँ हमने बातचीत की है लोगों से, कि प्रशासन ने कुछ उसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बना लिया था, क्योंकि वो एसडीएम के घर के ठीक सामने वो मस्जिद पड़ती थी, इस वजह से भी उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। शरद जी, एक
आपने अयोध्या के पूरे मामले का जो विवाद का पूरा मामला है उसको भी बहुत गहराई से देखा है। लखनऊ और अयोध्या के बीच में एक रामसनेही घाट जैसी जगह पर इस तरह से जो कार्रवाई हुई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको ये लगता है कि ये जिस तरह से जिस वक्त में की गई है उसके कोई राजनीतिक मकसद भी हो सकते हैं? आप किस रूप में इसको देखते हैं? गोविंद, मैं जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ सालों से यहाँ बन गया है देश और प्रदेश में, और हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, बल्कि मुझे शंका होती है कि इसको किसी मकसद के पीछे मकसद के साथ ये किया गया है। क्योंकि ये देखिए, आज ये होना ऐसा भी लगता है, ये अंदेशा, कुछ लोगों को इस बात का शंका है कि क्योंकि कोरोना को लेकर के सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है पूरे देश में, और यूपी में खास तौर से जो स्थिति है, जहाँ हालांकि काफी इन्होंने आडंबर रचाया है, कहानियां बना करके कि वो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। बहरहाल सबको मालूम है किस तरीके से लोग तड़प के मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, बेड्स की कमी से मरे हैं, वेंटिलेटर की कमी से मरे हैं, और यहाँ तक कि लाशें बह रही हैं और नदी के किनारे गाड़ दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी इसमें ये काम आ सकता है। मैं नहीं कहता कि क्योंकि मामला पहले से चल रहा था तो ऐसा, लेकिन ऐसे मौके देखे, जो लोकल अधिकारी है, जैसा आपने कहा, उनकी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था, और उनको ये भी मैंने सुना है कि ये भी होता था कि उनकी गाड़ी निकलती थी तो खास तौर से फ्राइडे के दिन जो है वो बड़ा कंजेशन होता था वहां पे रोड पे, तो उनको था कि हमें किसी तरह हटाना है। ये सारी चीजें कंबाइन करके, और मुझे लगता है ऊपर जो शासक कन्विंस करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका होगा कि साहब देखिए, इसको करेंगे तो सारा फोकस इधर हो जाएगा, टेंशन हो गया हिंदू मुसलमान तो मस्जिद और उसका लेकर के टेंशन हो जाएगा, तो लोग कोरोना से हट करके इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये नेचुरल एक सस्पिशन की बात है। ये बात कहाँ तक सही है तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से किया गया है ये साफ जाहिर है कि इसके पीछे मोटिवेशंस कुछ और जरूर रहे होंगे, क्योंकि ऐसी कोई आफत नहीं आ रही थी कि आज ही गिराना है। और स्पेशली जब ये कोर्ट का आदेश, जब इसके बारे में आईबी सिंह साहब और विस्तार से बताएंगे, और कि वो ऑर्डर कितना वैलिड था कि 31 मई तक कोई भी किसी बिल्डिंग के साथ इस तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। देखिए गोविंदा, हाँ, जून 2016 में कुछ मामले आए थे जिसमें ये कहा गया था कि साहब जो सड़कों पर कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बना लिए गए, मंदिर या मस्जिद या, तो जून में हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि भाई आपको सड़कों को चौड़ा करना है या उनको रास्ता और बनाना है, तो आप उन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटाने के पहले कोई एक अल्टरनेट व्यवस्था कर दीजिए कि कहीं प्राइवेट लैंड अगर मिल रही है तो वहां पर आप शिफ्ट कर दीजिए। फिर वो जून 2016 से जब गवर्नमेंट को ये ऑर्डर कर दिया गया था कि अगर आपको अल्टरनेट जमीन दे करके आप कोई स्ट्रक्चर को बना दीजिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, तो मुझे लगता है कि उसका पालन उसी ढंग से करना चाहिए था। बहरहाल इस मामले में नॉर्मली ये देखा गया है कि जो मस्जिद होते हैं वो कभी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं बनाए जाते हैं। कोई अपनी प्रॉपर्टी देता है और वहां पर मस्जिद बनती है, जिसको वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं, और वक्फ बोर्ड से वो रजिस्टर्ड होता है कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, और फिर वो वक्फ बोर्ड उसको नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है। और अगर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का कोई डिस्प्यूट होता है तो वक्फ बोर्ड उसको डायरेक्शन देता है कि साहब ये कमेटी बनेगी, ये चलाएगी। इस मामले में भी ऐसा लगता है कि मस्जिद किसी प्राइवेट लैंड पे था और कभी सड़क वड़क बनी होगी तो किनारे आ गया होगा, या तहसील बनी होगी तो तहसील में आ गया होगा, लेकिन ये प्राइवेट लैंड पे ही बना जाना अभी तक प्रतीत होता है। अब सवाल ये होता है कि मार्च 2021 में एक नोटिस इशू की गई कि आप अब प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये आप दिखा दीजिए। तो एप्रीहेंशन हुआ, जो मैनेजमेंट कर रहे थे उनको एप्रीहेंशन हुआ कि साहब हो सकता है ये डिमोलिश कर दें। ये हाई कोर्ट में आ गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपको तो अभी
नोटिस सिर्फ इस बात की दी गई कि आप पेपर्स दिखा दीजिए उनको कि आपका है, ये प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिसके ऊपर मस्जिद बना हुआ है। अब वो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, उन्होंने दिखाया मजिस्ट्रेट को, जैसा कि प्रतीत होता है ऑर्डर से दिखाया, और उसके बाद उन्होंने अपने आप पता नहीं कोई ऑर्डर पास किया या नहीं किया, लेकिन उस समय जबकि पेंडेमिक पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में फैला हुआ है, और सो मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी एक ऑर्डर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि जो लोग जेल से पैरोल पे छूटे हैं वो सरेंडर ना करें। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इस तरह का आदेश पारित किया जाए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस ने यहाँ पर डिवीजन बेंच में ऑर्डर पास किया कि जो लोग पैरोल पे छूटे हैं उनको पैरोल पे रहने दिया जाए, जिन लोगों को सरेंडर करना है अगर वो टाइम मिल चाहते हैं तो उनको टाइम दे दिया जाए, अभी सरेंडर न किया जाए। एक आदेश यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी किया था, जिसमें एक पैराग्राफ ये कहा था दैट द स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, अदर लोकल बॉडीज एंड एजेंसीज एंड इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट shall be slow in taking action of demolition and eviction of persons till 31st May। तो इसका इंटेंशन बहुत क्लियर था कि इस बीच में अगर कहीं कोई डिस्प्यूट है तो आप इस तरह से एकाएक जा करके डिमोलिशन नहीं कर देंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एकदम मैलाफाइड ऑर्डर है, और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे समय में जब श्मशान घाट में मीलों लाइन लगी हुई है कि वहां पर चिता जलाने के लिए एक एक दिन 2-2 दिन का टाइम मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, उस समय कौन सी अर्जेंसी थी कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आर्गुमेंट किया जा सकता है कि कंप्लीट मैलाफाइडी एक्शन है और ऐसा एक्शन इस गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। इसमें आईपीसी साहब ये बताइए कि क्या ये अमाउंट करता है टू कंटेम्प्ट, क्या ये माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? अगर एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है। देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उसके ऑर्डर्स को स्ट्रिक्ट कंप्लायंस और उसके स्पिरिट का कंप्लायंस, ये दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पर इंटेंशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑर्डर देखना चाहिए, इंटेंशन क्या था, उस इंटेंशन का फॉलो करना या उन इंटेंशन का पालन करना ये स्टेट गवर्नमेंट उसके अथॉरिटीज की ड्यूटी होती है। और अगर इस तरह की ड्यूटी से वो भटक जाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खतरा आ जाता है कि फिर वो अब वो इंटेंशंस अपना जाहिर ना करे और उसकी स्पिरिट को हम नहीं फॉलो करेंगे, साहब आपने स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया था, तो ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये तो बड़ा क्लियर कट है, दिख रहा है कि इनका इंटेंशन मैलाफाइड रहा है, सरकारी अफसरों का इंटेंशन मैलाफाइड रहा है, और जाहिर है कि इसमें पॉलिटिकल अप्रूवल भी शायद ले लिया गया हो, क्योंकि इस तरीके से कोई एक एसडीएम लेवल का अफसर इतना बड़ा काम कर देगा, मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल होगा। तो क्या ये इसमें तो जो है एक्शन इसके अगेंस्ट भी होना चाहिए इस अफसर के, अगर बशर्ते हाई कोर्ट में इस तरीके का प्ली ली जाए, या इसका निराकरण कैसे होगा उन लोगों के लिए जिनके लिए ये मस्जिद थी, जो इसमें जाते थे, उनको इसके कैसे अब रिलीफ मिल सकता है? मस्जिद तो पूरी ढहा दी गई और उसका मलबा तक उठा के फेंक दिया, जिससे एविडेंस, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस भी है। देखिए पहले इसमें डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट ये है कि मस्जिद वहां पे प्राइवेट लैंड पे है कि नहीं है। अब वो चीज अभी इंक्वायरी होती अथॉरिटीज के सामने, और अगर वो आदेश पारित करते कि नहीं साहब ये मस्जिद प्राइवेट लैंड पे नहीं पब्लिक लैंड पे है, जब आदेश पारित करते तो पिटिशनर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती कि वो कोर्ट्स में जाके चैलेंज करती। तो अब उस डिस्प्यूट को तो आपने खत्म कर दिया। अब डिस्प्यूट ये हो गया कि क्या इसको अनलॉफुली डिमोलिश की गई है कि नहीं की गई। तो अब वो बात एकदम खत्म हो गई। तो ये जो कहते हैं ना कि जस्टिस सिस्टम को आपने एकदम कोलैप्स कर दिया। अब वो अगर हाई कोर्ट में जाएगा भी तो हाई कोर्ट ये आदेश करेगी
कि इसकी इंक्वायरी करिए कि क्या ये डिमोलिशन गलत हुआ या सही हुआ। उनको तो रिलीफ मिलेगा नहीं जिसकी मस्जिद थी और जो मस्जिद का उपयोग कर रहे थे, अब उनकी रिलीफ तो मिलेगी नहीं, अब तो वो जाकर के कहीं मस्जिद और बना हुए हैं। तो आप जो है डिस्प्यूट के नेचर को आपने चेंज कर दिया, नेचर को इस तरह से चेंज कर दिया कि आपने पिटिशनर्स को किसी लायक भी नहीं छोड़ा कि वो कोई कुछ और रिलीफ पा जाए। अब अगर हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि इंक्वायरी करके इसके ऊपर एक्शन लें, तो इंक्वायरी कौन करेगा? अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है तो कौन इंक्वायरी करेगा? फिर वो रिपोर्ट जो आनी है वो पहले से ही मालूम है कि क्या रिपोर्ट है, क्या होगी। तो ये तो बड़ा ये तो बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि ये खाली ये सुनियोजित तरीके से मुझे लगता है पूरा डिजाइन के तहत ये किया गया है, क्योंकि इन्होंने जिस डेस्परेशन से गिराया, और क्यों ये सारी बातें सोच के करा गया होगा मुझे लगता है कि पहले से प्लान करके कि अगर ऐसे अभी कर देंगे, वैसे तो हटा नहीं पाएंगे, फिर मामला लंबा चलता रहेगा, लिंगर ऑन होगा कोर्ट में। तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सोचा कि बस थोड़ा इसको ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट कर दें कि बाद में कोर्ट के सामने ये आ जाए बात कि जो असली इशू है वो तो किनारे हो जाए, और ये सेकेंडरी इशू सामने आ जाए जिसको कि खुद ही हैंडल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एसडीएम की जांच करेगा कोई एडीएम या कमिश्नर ज्यादा कर लेगा, तो वो तो वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, वही रिपोर्ट आ जाएगी। हो सकता है उसकी कंसेंट से ही गिराया गया हो। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल सैंक्शन ले ली गई होगी, और आजकल के माहौल में बड़ा, स्पेशली जब से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ है तो और ज्यादा जोश बढ़ गया है, इस तरीके के मामले उठने लगे हैं, जबकि एक बनारस भी वाला भी मामला उठा हुआ है। तो ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है, और इंटेंशन जो है जो रूलिंग पार्टी है उसका इंटेंशन तो बराबर यही लगता है, क्योंकि माहौल जिस तरह का बना रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, कम्युनल डिवाइड एंड रूल, यही दुर्भाग्य है। दो बातें थी। पहला ये कि जब आपका 2016 का ऑर्डर था कि भाई अगर वो पब्लिक लैंड पे भी बना है तो एक अल्टरनेटिव प्लेस दे करके या अल्टरनेटिव प्लेस की व्यवस्था करके वहां पर उनकी रिलीजियस सेरेमनी जो करते हैं, जो भी उनको करने की व्यवस्था करनी है। तो पहला तो ये था कि उनको वो कर देना चाहिए था, वो भी आपने नहीं किया। दूसरा ये था कि आप वेट करते कि प्रॉपर अथॉरिटी का ऑर्डर होता, उसको कम्युनिकेट करते, पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी देते कि आप चैलेंज करो कोर्ट ऑफ लॉ में, और वो भी आपने नहीं किया। तो आपने डिफीट द पर्पसेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम है, वो तो आपने वो उसको यूज कर लिया। अब असद रिजवी साहब जो कह रहे थे कि एटमॉस्फेयर वहां पे कर दिया, ये अभी नहीं होता, इस सरकार में नहीं होता, सारी सरकारों में होता है। वो ऐसा टेरर का एटमॉस्फेयर बना देते हैं जब इस तरह की इलीगल एक्शंस लेने होते हैं कि कोई भी आदमी जो आवाज उठाने वाला होता है वो आवाज उठा ना पाए। अब इस समय अगर आप वहां की स्थिति पर जाकर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर वहां पर परखे तो उसको पता चल जाएगा कि कोई भी आदमी डर के मारे बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको यही लगता है कि साहब नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये अगर एक अच्छे प्रशासक की ये तरीका नहीं होता है, अगर जनता के मन में भय पैदा करके कानून का पालन कराएंगे तो ये तरीका नहीं होता। जनता को विश्वास में लेकर कानून का पालन करना चाहिए। अगर 959 का कनेक्शन दे लिया गया, उससे पहले से मस्जिद मौजूद थी उन लोगों के जो बताया जा रहा है, तो 59 से तो डेफिनेटली थी। तो ये इससे पहले कभी किसी सरकार में ये मामला नहीं उठा कि ये मस्जिद जो है नाजायज जमीन पे, सरकारी जमीन पे बनी हुई है, ये मामला कभी नहीं उठा। देखिए ये बात तो उन्हीं ने कही भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टेटमेंट आया था डेमोलिशन के फौरन बाद, उसमें उन्हीं ने इस चीज को खास करके पॉइंट आउट किया था कि मस्जिद हमेशा से अनडिस्प्यूटेड है, कभी भी इसको लेके कोई भी डिस्प्यूट जो है कोर्ट में नहीं गया है, या कोई भी किसी कम्युनिटी या कम्युनल माहौल इस मस्जिद को लेकर नहीं बना है। ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑन रिकॉर्ड अपने स्टेटमेंट में भी कही है, जो उनके जनरल सेक्रेटरी की तरफ से डेमोलिशन के फौरन बाद आया था। अच्छा, ये तब आया था मामला तब तो जी फौरन उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेटमेंट आया है, और उसमें उन्होंने कहा है, क्लेम किया है कि हमारी मस्जिद जो है, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जो हमारी मस्जिद है वो अनडिस्प्यूटेड है।
तो जाएगा। तो अच्छा, इससे मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्होंने सबमिट कर दिए थे। जी, इनका कहना यह है कि जब हाईकोर्ट ने इनको डायरेक्शंस दिए कि डेमोलिशन की कोई बात नहीं है, आपको खाली वो सबमिट करना है, तो इन्हीं ने शायद 1 अप्रैल की तारीख बताते हैं कि 1 अप्रैल को इन्हीं ने सारे डॉक्यूमेंट एसडीएम के सामने प्रोड्यूस कर दिए थे, जिसमें बिजली का बिल था, हाईकोर्ट से जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का अप्रूवल का लेटर था, उसके अलावा जो कमेटी ने वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट टाइप एक देते हैं कि ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो सर्टिफिकेट था। और एक चीज और शायद उन्हीं ने बताई है कि चकबंदी का जो लेटर है वो का जो कागजात है उसमें भी वहां मस्जिद, अच्छा, वो तो बड़ा पुराना होगा, चकबंदी का तो बड़ा पुराना कागज होगा। जी जी, वो एक पुराने से कागज से वो लोग दिखाते भी हैं, बहुत पुराना सा पेपर है, उस पर दर्ज है कि ये एक पाठशाला है, ये घर है और एक मस्जिद है तथा एक मस्जिद है, वो भी उन्हीं ने एसडीएम को दिखाया, ऐसा वो बताते हैं कि उन्हीं ने पहले ही दिखा दिया। वहाँ के लोगों का क्या कहना है? जब चकबंदी होता है, हाँ जी, जब चकबंदी होता है तो 2 चकबंदी यूपी में हो चुके हैं, एक 1960 से लेकर 65 के बीच में हुआ था और दूसरा अभी हुआ था करीब 2014-15 में आकर के, 2010-15 में आकर के। चकबंदी में जब किसी गांव में चकबंदी होती है तो चकबंदी में लोगों के लैंड के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं सारे के सारे सेटलमेंट हो जाता है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट में 1965 का एक्ट था, ये 1965 का था, 61 का था शायद। तो उसमें जो जब भी किसी गांव की चकबंदी होती है तो उस गांव में चारागाह, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, सबका लैंड अलॉट होता है। अच्छा, ये लैंड पर्टिकुलर वो उसको मार्किंग कर दी जाती है, ये लैंड है। अगर 1960 की चकबंदी में ये मस्जिद रजिस्टर्ड है तो ये एक वैलिड प्रूफ है कि यहाँ पर मस्जिद था और ये लाफुल। तो इसका मतलब है कि उन डॉक्यूमेंट्स के जो हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, चकबंदी वाला भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो ये तो फिर बड़ी अजीब स्थिति में लोगों को छोड़ दिया है। और ये आपने जो बात कही कि टेरराइज करने वाला जो माहौल जो सरकारें करती हैं, ये भी बड़ा गलत और खराब इंडिकेशन है एक लोकतंत्र में इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाए और बेचारे लोग जो हैं असहाय और हेल्पलेसली बिल्कुल देखते रहें। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए, जो हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो ये है कि गवर्नमेंट जब किसी चीज की सहमति लिखित या मौखिक या इशारे में दे देती है तो ऑफिसर जो नीचे होते हैं वो अति उत्साही हो जाते हैं और फिर वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, टेरराइज करो, ये करो, वो करो। इसमें जनता भयभीत कर देते हैं, जनता को भयभीत कर देते हैं और भयभीत करके जो भी लीगल या इलीगल जो भी काम करना होता है वो कर लेते हैं। तो बड़े ये अब गोविंद आप आ गए क्या? जी गोविंद आप मैं अब ये जो मामला है जिस तरह से एक बड़े विवाद के तौर पर आ गया है और जो मुस्लिम पक्ष है उसने अभी जो जिस तरह की मांग की है उसमें एक मांग ये भी है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो हाईकोर्ट के किसी जज के द्वारा कराई जानी चाहिए ताकि, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। आईवी सिंह साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की मांग का कोई औचित्य है और क्या इस तरह की कोई संभावना आपको दिखती है? देखिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की तरह जो जांचें होती हैं वो दिल्ली में इस समय कम से कम 250 जांच चल रही है, 250 जजेस बैठे हैं और उस जांच का रिकमेंडेशन आज तक हमें बता दीजिए कि किसी भी इंक्वायरी कमीशन के रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने लागू किया हो तो बता दीजिए। ये आंसू पोंछने का एक तरीका होता है, आंसू पोंछ दिया गया, कोई हमने कमीशन बैठा दी और उसका कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं निकलता है जब तक कि आप कमीशन की रिकमेंडेशंस को मैंडेटरी लागू करने की व्यवस्था न करें। आईवी सिंह साहब, अब इस मामले में आप क्या कानूनी विकल्प देखते हैं? देखिए, कानूनी विकल्प सिर्फ यही रह गया कि जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसकी मस्जिद थी वो पार्टी कोर्ट में जाए और वहां कोर्ट में अब एस्टेब्लिश करे कि साहब हमारी लॉफुली कंस्ट्रक्टेड मस्जिद थी
हम अपना रिलीजियस परफॉर्मेंसेस वहां कर रहे थे और इसको गवर्नमेंट ने मेलाफाइडली इसको डिमोलिश कर दिया। अब अगर वो वहां पर कोर्ट में एस्टेब्लिश कर ले जाएंगे तो कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि इनकी मस्जिद को फिर से बना करके गवर्नमेंट उसको, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा कि जिन लोगों ने मेलाफाइडली या द्वेषवश इसको गिरा दिया उनके खिलाफ कोई एक्शन हो, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इतनी लंबी लड़ाई आज के जमाने में कोई नहीं करता, हर आदमी अपनी रुकर में पड़ा रहता है, धीरे धीरे लोग बात भूल जाते हैं। और फिर लेकिन ये भी बात होगी कि जिन अफसरों ने किया है वो उच्चतम स्तर से सैंक्शन लेके ही किया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। इस तरह का सैंक्शन कोई नहीं, ऑफिशियली नहीं दिया जाता है, लेकिन लेकिन वो तो खैर जो निश्चित है, जो आपने कहा कि कानूनी विकल्प हैं अभी इस मामले में, और खुद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी कहा है कि वो इस मामले में हाई कोर्ट में जाएगा इस मामले को लेकर। और ये तो रही कानूनी विकल्पों की बात, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं, जो प्रधानमंत्री की बात है सबका साथ सबका विकास, वो और जिस पर हर मंच पर ये दोहराते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि उनके राज्य में हर नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, सबके साथ बराबरी की जाती। तो उनसे भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, और अगर जिस तरह से जो अधिकारियों ने जल्दबाजी दिखाई है, हाईकोर्ट के आदेश का एक तरह से अवहेलना की है, उस मामले को संज्ञान मिले और कम से जो जिस तरह की कार्रवाई वहां पर हुई है वो मुस्लिम पक्ष को भी ये लगे कि ये कार्रवाई जो हुई है वो अगर वो लोकतंत्र के खिलाफ, जो व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी के खिलाफ ये स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई है, तो उनकी इस कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, ये सबको लगे। ये अपेक्षा हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से करते हैं, और इसी अपेक्षा के साथ हम आज की बात, आपकी बात यहीं पर विराम देते हैं। सिंह साहब आपका धन्यवाद, शरद जी आपका धन्यवाद, असद आपका धन्यवाद।